गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेफिनेशन क्लोज है जो सेक्शन 2 है, चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। 2 से लेके 10 तक की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो तक। आज हम बात करेंगे 2 क्लोज 12 से लेके 15 तक की। ये अंतिम डेफिनेशन है इसकी। ये सेक्शन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और एक सेशन के बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 2 क्लोज 11 से लेके 15 तक की। तो 2 क्लोज 11 से लेकर 15 तक में कौन कौन सी डेफिनेशन है वो देखेंगे। तो 2:11 में पढ़ेंगे सबसे पहले हम प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति क्या होती है। तो संपत्ति क्या है? प्रॉपर्टी मीन्स क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि सामान्य जो संपत्ति है, साधारण संपत्ति है। इसका मीनिंग यह है न कि किसी विशेष संपत्ति की ओर ये इंगित करता है। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? सेल ऑफ गुड के अंतर्गत साधारण संपत्ति होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विशेष संपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, स्पेशल प्रॉपर्टी का। माल की बिक्री के संबंध में या सेलिंग के संबंध में प्रॉपर्टी शब्द इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही उसका ऑनर होगा, यानी कि स्वामित्व उसका ही होगा। तो संपत्ति शब्द का महत्वपूर्ण स्थान किस लिया गया? इसका अभिप्राय क्या है, मीनिंग क्या है? स्वामित्व, ऑनरशिप। क्योंकि जब हम संपत्ति को, प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं या उसको डिलीवरी कर देते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि उसका कब्जा अब चेंज हो गया है, कि माल का स्वामित्व या कब्जे का ट्रांसफ़र किसको कर दिया गया है? अब विक्रेता से क्रेता को हो गया है। लेकिन कभी ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि डिलीवरी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? स्वामित्व का अंतरण हो जाता है उसके बाद किसी स्थिति में, कि माल तो बिक गया लेकिन क्रेता इसका स्वामी हो गया। लेकिन फिर भी कभी कभी माल जो क्या है, स्थितियों में कुछ अपवादिक स्थिति है जो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, उसमें विक्रेता के पास रहता है माल, लेकिन फिर भी जो उसका स्वामी है वह क्रेता ही माना जाता है। तो सामान्य नियम क्या हो गया कि संपत्ति कौन सी है? साधारण संपत्ति। और संपत्ति किसको इंडिकेशन करती है? ऑनरशिप को इंडिकेशन करती है, स्वामित्व को प्रभावित करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी वस्तु को बंधक रख रहे हैं, बंधक रखने वाले व्यक्ति मैं हूँ, तो वस्तु की संपत्ति मैं स्वयं धारण नहीं कर सकती हूँ, न ही मैं किसी को अंतरित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसकी ऑनर नहीं हूँ। तो जैसे फिर हो गया, तो इसमें पूर्ण स्वामित्व नहीं है संपत्ति के अंतर्गत। फिर आ गया, गिरवी रखने वाले व्यक्ति को आप कौन संपत्ति? तो विशेष संपत्ति दे रहे हो। तो विशेष संपत्ति के संबंध में उसको अधिकार तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन माल की जो सीमित संपत्ति है या विशेष अधिकार से ये भिन्न अधिकार होते हैं, पूर्ण स्वामित्व तो नहीं होता है। किसी पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए उनको ये संपत्ति दी जाती है। तो अपने बात किसकी करनी है? साधारण संपत्ति है सेल ऑफ गुड के अंतर्गत, न कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फिर बात आ रही है 2 क्लोज 12 के अंतर्गत क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है? तो 2 ही वर्ड आ रहे हैं इसके अंतर्गत, स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन, यानी कि उसकी स्थिति और दशा भी इसके अंतर्गत शामिल की गई है। कोई स्पेशल इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही वर्ड आते हैं, स्टेट और कंडीशन। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। इससे पहले जो 2:13 है, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि अपन ने पढ़ा था 2 एक क्रेता और 2:13 है जो विक्रेता, यानी कि साथ में करते हैं, एक सेल कर रहा है और एक बाई कर रहा है। तो सेलर क्या होगा? पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड, कि जो सेल करने के लिए या उसके एग्रीमेंट टू सेल करने के लिए जो बंदा है वो क्या कहलाता है? सेलर कहलाता है। तो 2:1 में क्रेता और 2:13 विक्रेता से साथ में ही पढ़ेंगे। जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। तो ये हो गया विक्रेता। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स की। इससे पहले हमने 3 गुड्स पढ़ चुके हैं। हमने 2 साथ में तो डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की, कि माल क्या होता है। 2 की क्लोज 6 में पढ़ा था फ्यूचर गुड्स क्या होता है। अब हम क्या बात करेंगे 2 क्लोज 14 की, कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है। तो 3 जो क्लोज है वो किससे संबंधित आगे? गुड्स से आगे, 2:6, 2:7 और 2:14। तो क्या हो गया? 6 में फ्यूचर, 7 में गुड्स, और 7 का जब आप डबल कर दे तो 14, तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स। तो ये तीनों को साथ में पढ़ सकते हैं हम। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? मीन्स गुड्स आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड,
कि उस समय जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उस समय आपने उस माल को क्या कर लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया है, उससे एग्री हो गए हो कि मुझे ये माल का क्या करना है, खरीदना है उस माल को। कि उस समय जब आपने विक्रय की सुविधा की उसको आइडेंटिफाई और एग्रीड कर लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक शोरूम में जा रही हूँ, वहाँ पर 10 कार में से मैंने एक कार को खरीदते हुए पसंद कर लिया। 10 कार है, मेरे को वाइट कलर की कार पसंद आई तो मैंने वाइट कलर की कार का इशारा करते हुआ कि ये मुझे पसंद है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एग्रीमेंट टू सेल कर रही हूँ। उस समय मैंने माल को क्या कर लिया है, सेल कर लिया है। तो उस समय क्या माना जाएगा कि वह स्पेसिफिक गुड्स के अंतर्गत स्पेसिफिक माल मानी जा रही है, वाइट कलर की जो भी कार है। तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड। से पहले भी हमने पढ़ा था कि निश्चित माल क्या है। मैं किसी भी एक दुकान पर जा रही हूँ और अनेक सारे ब्रांड है और डिज़ाइंस है वहाँ पर, लेकिन मेरे को एक ब्रांड पसंद आ गया और मैंने उसकी ओर इशारा कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार की सर्टेनिटी होगी गुड्स के बारे में। तो अलग अलग प्रकार के जो गुड्स है, अनसर्टेनिटी है जो समय है ही नहीं। जब माल आप देखने जा रहे हो, आपने क्या किया, सिर्फ उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कि इसको उत्पादित करना या एक्वायर करना, इस तरह की कंडीशन बता दी गई है, तो वो हो जाएगा जो अनिश्चित है। अभी फ्यूचर गुड्स हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो बाद में जो भी कंडीशन उस समय है नहीं, लेकिन बाद में क्या कर लिया जाएगा, एक्वायर कर लिया जाएगा। तो अलग अलग गुड्स की डेफिनेशन है, हमने पहले भी पढ़ा था और अभी ये पढ़ लिया स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे 2 क्लोज 15 के बारे में। 2 क्लोज 15 क्या कहता है, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था सेल ऑफ गुड, तो उसमें क्या बात हुई थी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पहले भी ऐसी कोई व्यवस्था थी, ऐसा कोई लॉ बना हुआ था जो बिजनेस को रेगुलेट करता हो, व्यापार को व्यवस्थित करता हो। तो इसका जवाब था हाँ, क्योंकि जब भारतीय संविधान अधिनियम का जो चैप्टर 7 नंबर है उसके अंतर्गत इनको रेगुलेट करने की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, ये व्यवस्था उसमें कम जो आधुनिकता आने लगी और जो रूल और रेगुलेशन थी, लॉज थे, वो उस समय के लिए सुटेबल नहीं थे। तो इसके लिए एक अलग से अधिनियम बना दिया गया। अब क्या है, जो उसके जो अनरिपील्ड जो भी उपबंध है, प्रोविज़न है, यदि सेल ऑफ गुड के अंतर्गत ऐसा लग रहा है कि यह बात कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि पूर्ण संहिता नहीं है, कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ऐसे जो इररिलेवेंट नहीं है, सेल ऑफ गुड की जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इररिलेवेंट नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, सेल ऑफ गुड एक्वायर कर सकता है यदि आवश्यक हो। क्या कह रहा है 2 क्लोज 15, एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव द मीनिंग असाइन टू दैम इन द एक्ट। के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कि जो अनरिपील्ड उपबंध यानी कि जो निश्चित नहीं किए गए हैं वहाँ तक के सिवाय, यानी कि इंडियन हैव द मीनिंग असाइन, कि जहाँ तक इस अधिनियम के उपबंधों से इररिलेवेंट नहीं है, तो वे हमेशा जो एग्रीमेंट टू सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर हमेशा लागू होते रहेंगे। ये जो एक्ट है उस पर ओवरराइड या सुपरसीड नहीं करता है, लेकिन यदि इररिलेवेंसी हो तो उसकी हेल्प जरूर करता है। तो जो चैप्टर फर्स्ट था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ लिया, शॉर्ट टाइटल क्या है, हाँ कहाँ इसका विस्तार है, प्रारंभ है, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और कहाँ तक इसका जुडिक्शन आता है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।